गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट में ख़त्म किया था। तो आपको याद होगा लास्ट में हम लोगों ने ख़त्म किया था प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस पे, ठीक है ना। हमने पढ़ा था क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसमें हम NaCl को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और हमको रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स में क्या क्या मिल जाता है, Cl2 मिल जाता है और हाइड्रोजन गैस मिल जाती है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है, ठीक है ना। इसे हम यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल। जो हमारे घर में खाने का नमक होता है सिंपल, उसकी हेल्प से हम क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना चुके थे और उनके क्या रिस्पेक्टिव यूज़ होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है ना। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। अगर हमको ब्लीचिंग पाउडर का प्रोडक्शन करना हो तो किस तरीके से करते हैं, है ना। तो बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, किस तरीके से बनता है। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई स्लेक्ड लाइम, ठीक है ना। अब जो हम क्लोरीन गैस लेंगे वो कहाँ से लेंगे, इस क्लोर एल्कली प्रोसेस से लेंगे, ठीक है ना। पहले हमने उसका क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू हमने क्या क्या यहाँ पे पा गए थे, क्लोरीन, हाइड्रोजन, NaOH। तो यहाँ जो हमको क्लोरीन गैस मिल रही है, इस क्लोरीन गैस का फर्दर इस्तेमाल हम कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो क्लोरीन गैस की रिएक्शन जब होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर, तब हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर है वो बनता है। रिएक्शन कैसे होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है ना। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना। इसको जब हम इसके ऊपर पास करते हैं क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस हम कहाँ से ले रहे हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस से। ऐसा नहीं कि वहीं से लो, बट वहाँ मिल रही है तो वहाँ से हम ले सकते हैं, है ना। मतलब इस रिएक्शन का उससे कोई मतलब नहीं है, पर वहाँ पे एक प्रोडक्ट हमको मिल रहा है क्लोरीन के फॉर्म में, तो वो क्लोरीन गैस हम वहाँ से ले करके और फिर आगे इसके ऊपर पास कर सकते हैं। तो उसी के आगे फर्दर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बना ही चुके हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारा रेडी हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन होती है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बन जाता है, CaOCl2। ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, BP लिख दिया है, इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो CaOCl2 बन जाता है और प्लस यहाँ पे बन जाता है फिर H2O। आप देख लीजिए, चेक कीजिए कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो कैल्शियम ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे 2 इधर भी है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, बैलेंस्ड है ना। तो ये हो गया हमारा स्लेक्ड लाइम। इसके ऊपर हमने पास की क्लोरीन गैस और फिर हमको बदले में यहाँ पे मिल गया ब्लीचिंग पाउडर प्लस वाटर, ठीक है ना। तो आपने देखा कि हम क्लोरीन गैस की हेल्प से आगे फर्दर उसको इस्तेमाल करके ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। अब इस ब्लीचिंग पाउडर का यूसेज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होती है। तो पहला इसका यूज़ हो गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन हो गया, लिनन हो गया, इन सब की ब्लीचिंग के लिए यूज़ होता है। ब्लीचिंग का मतलब वो उसको ब्लीच कर देती है और उसको एकदम सफ़ेद गोरा मतलब साफ कर देती है, ठीक है ना। ड्राई क्लीनिंग में होता है, ड्राई क्लीनिंग में इसका यूज़ होता है। आपने देखा होगा जब भी हम कोई कपड़ा है, महंगा कपड़ा लेते हैं, तो हम उसको हैंड वॉश ना करके ड्राई क्लीन करवाने के लिए देते हैं। ड्राई क्लीन कैसे करते हैं, उसके ऊपर इसी तरीके से ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है और जो भी दाग धब्बे हैं वो सब मिट जाते हैं, ठीक है ना। तो ड्राई क्लीनिंग। वुड पल्प यानी कि जो लकड़ी का एक वो बनता है, पल्प टाइप का बनता है, उसकी ब्लीचिंग के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर फर्दर इससे कागज़ वगैरह बनते हैं या जो भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। दूसरा, क्लीनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्लीनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी को साफ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। उसके जो भी जर्म्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं इससे। ध्यान दीजिए, क्लोरीन गैस का भी इस्तेमाल हमने किया था,
सफाई के लिए, बट वो किसके लिए गया था, स्विमिंग पूल वगैरह में, जहाँ पे डायरेक्टली हमको पानी इनटेक ना करना पड़े, पीना ना पड़े, मतलब आउटर क्लीनिंग बस हमको अगर चाहिए तो हम वहाँ पे क्लोरीन यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमें पानी पीना है, बॉडी के इनसाइड अंदर पे यूज़ करना है, तो क्लोरीन गैस उसके लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए हम उसका फर्दर ब्लीचिंग पाउडर बना करके ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, है ना। सफाई दोनों से होती है, लास्ट में हम लोगों ने वही पढ़ा था। लेकिन Cl2 का इस्तेमाल होता है स्विमिंग पूल वाले वाटर के लिए, जिसमें केवल हमको बाहरी तौर पे यूज़ करना, उस पानी को तैरना है, नहाना है, कुछ भी है। और अगर हमको पानी पीना है तो पीने के पानी को हम साफ़ करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के थ्रू, ठीक है। तो आपने देख लिया कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है और उसका यूसेज क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब हमें बात करना है बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा आपने सुना होगा, खाने का सोडा भी बोलते हैं, घरों में सबके मोस्टली ये अवेलेबल रहता है बेकिंग सोडा। वो कैसे बनता है और हमें यूज़ क्या करना है, NaCl किस तरीके से उससे बनता है। तो बेकिंग सोडा का जो रिएक्शन होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारा NaCl, ठीक है ना। मतलब अगर NaCl नहीं होगा तो वो नहीं बन पाएगा। तो बेकिंग सोडा के रिएक्शन में भी एज अ रॉ मटेरियल हम सोडियम क्लोराइड या खाने का नमक का यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो जब NaCl की रिएक्शन होती है H2O + CO2 + NH3 के साथ, ठीक है ना, ये सारे के सारे इसमें हमको इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। जब इनके बीच में रिएक्शन होता है तो यहाँ बन जाता है NH4Cl एंड NaHCO3, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। तो यहाँ पे हमको मिल गया अमोनियम क्लोराइड और यहाँ मिल गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ठीक है। अब ये क्या होता है, बेसिकली एक माइल्ड बेस होता है, हल्का सा, जिसकी pH वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बट यस ऑब्वियसली 7 से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो हल्का सा क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो इसके बेसिक नेचर के कारण हम इसका डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहला यूज़ की अगर हम बात करें तो वो होता है खाने में। खाने में बहुत ज़्यादा हमारे किचन में मोस्टली ये मिल जाता है बेकिंग सोडा, है ना। किस लिए बनाते हैं, जैसे कभी कभी देखो किसी ने घर भर में केक बनाया होगा, काफ़ी लोग बच्चे होंगे जो घरों में केक बनाते होंगे, तो केक बनाने में आप देखो कि हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं। या इडली वगैरह बनाई होगी तो इडली में भी अगर आप ये बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो इडली क्या बनती है, काफ़ी स्पंजी बनती है, अच्छी फूली हुई बनती है ना। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा। ये काम कैसे होता है ये अपन यहाँ पे समझते हैं रिएक्शन के थ्रू। तो हमने लिया बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है ना, ये हमने ले लिया है बेकिंग सोडा। इसकी जब रिएक्शन होती है H+ आयन के साथ, मतलब बेकिंग सोडा के साथ हमको कोई माइल्ड एसिड भी यूज़ करना है, तब तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी ना। अगर ये बेसिक नेचर में है, बेस है, तो हमको इसकी रिएक्शन के लिए एक एसिड भी यूज़ करना पड़ेगा जो कि माइल्ड हो, लाइक टार्ट्रिक एसिड हो गया, इस तरीके के कुछ एसिड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी एसिड हम यूज़ करेंगे उसमें से H+ आयन अलग होगा। एसिड क्यों होता है, क्योंकि वो H+ आयन प्रोड्यूस करता है। तो आप कोई भी एसिड यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे माइल्ड एसिड, तो उसमें से H+ आयन तो निकलेगा ही। तो हम केवल उस H+ आयन के भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि एसिड आप कोई सा भी यूज़ करो, H+ आयन तो कॉमनली सब में निकलेगा। तो ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो H+ आयन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। और फिर क्या बनाता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर प्लस सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। ये इसकी कंप्लीट रिएक्शन है कि जब भी आप बेकिंग सोडा को, जो कि बेसिक होता है नेचर में, एक माइल्ड बेस होता है, को यूज़ कराते हैं किसी भी माइल्ड एसिड के साथ, तो NaHCO3 की रिएक्शन होती है H+ के साथ, आपको रिएक्टेंट्स में ये रिजल्ट में मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। जो भी एसिड आप ले रहे हैं उसका सोडियम साल्ट, सोडियम साल्ट मतलब सोडियम फैमिली, अपने शुरुआत में पढ़ा है सोडियम फैमिली। यहाँ पे देखिए Na आयन हमारे पास है तो इस कारण से उसको हम सोडियम साल्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका बन गया। इसमें से जो ये CO2 गैस है, ये जो CO2 गैस है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है हमारा जो भी खाने का सामान है उसके स्पंजी होने के लिए,
इसी CO2 गैस के कारण जो चीज़ें बनती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं और काफ़ी स्पंजी हो जाती हैं। जैसे अपने केक बनाया है, इडली बनाई है, तो वो सब इसी CO2 गैस के कारण से ही सॉफ्ट एंड स्पंजी बन जाते हैं, सॉफ्ट एंड स्पंजी, ठीक है ना। और फिर खाने में हमको घर के मज़ा आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूज नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या है, यूज नंबर 2, एंटासिड। एंटासिड में भी हम इसका यूज करते हैं। एंटासिड क्या है, आपने नाम सुना होगा, अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया था कि जब पेट में कुछ भी ऐसा एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है हमको, है ना, और पेट बहुत अजीब सा भारी भारी लगता है या जलन होती है, तो वो किस कारण से होती है, जब हम कुछ भी ऐसा खा लेते हैं और हमारे पेट में एक्स्ट्रा एसिड बन जाता है, ठीक है ना। अब उस एसिड के लिए क्या होता है, ये इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। तो एंटासिड जो टैबलेट होती है उसमें बेसिकली ये चीज़ मिलाई जाती है ताकि जब इसको हम खाएं तो पेट में हमारा जो भी एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसके साथ ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करें और हमको आराम पहुंचाएं। उसके बाद जो भी पेट में हमारे एसिडिक इन्वायरमेंट है उसे ख़त्म कर देता है। तो ये बात समझ में आ गई ना, सिंपल है कि ये एक बेस है, इसको जब हम एंटासिड के थ्रू अंदर लेते हैं पेट में तो हमारे पेट में जो भी एक्स्ट्रा एसिड है, बेस प्लस एसिड न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और हमको आराम मिल जाता है, ठीक है ना। तो एंटासिड टैबलेट में भी इनका यूज हम कर सकते हैं। यूज नंबर 3, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, है ना, मतलब जो आग बुझाने के यंत्र होते हैं उसमें भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से तीनों यूज बेकिंग सोडा के आ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले आइटम की तरफ। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं वॉशिंग सोडा, है ना। वॉशिंग सोडा मतलब वॉशिंग नाम से समझ में आ रहा है कपड़े धोने का सोडा, ठीक है ना। ये कैसे बनता है, तो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली NaCl, सोडियम क्लोराइड से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, है ना। तो कुछ चीज़ें डायरेक्ट वे में बन जाती हैं और कुछ इनडायरेक्ट वे में बन जाती हैं। तो जब हम NaCl से बना चुके थे बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है ना, NaHCO3, ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। इसको जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, हीट करने पे ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हमने गर्म किया, क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है, ठीक है ना। और साथ में बनता है H2O और साथ में बनता है CO2, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन पहले हम बेकिंग सोडा के साथ करवाते हैं। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसको हम फिर से रिक्रिस्टलाइज करते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करने वाले हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन कैसे करते हैं, क्या होता है। तो इसको जब हम रिक्रिस्टलाइज करते हैं, रिक्रिस्टलाइज का मतलब वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं और वाटर इसमें अटैच हो जाता है, ठीक है ना। तो Na2CO3 ये हमारा हो गया है सोडियम कार्बोनेट, इसकी हम रिएक्शन करते हैं तो 10H2O, पानी के 10 मॉलिक्यूल्स इसे रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, ये सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गया, ठीक है ना। और इसी को हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सोडियम कार्बोनेट को रिक्रिस्टलाइज करने पे हमें क्या मिल जाता है, वॉशिंग सोडा मिल जाता है, ठीक है ना। ये भी बेसिकली एक बेसिक साल्ट होता है, ठीक है ना, साल्ट होता है और नेचर में कैसा होता है, बेसिक ही होता है वो, ठीक है ना, बेसिक होता है, तभी उसका हम वॉशिंग में यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम चिपचिपी चीज़ें और झागदार चीज़ें किस में निकलती हैं, बेस में, तो इसीलिए वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है ना। अब हम इसके यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यूज़ में ऐसा है कि बहुत सारे इनके यूज़ होते हैं। पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ होता है और सोप इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है ना। अब वॉशिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, वॉशिंग तो कहीं ना कहीं इन सबका यूज़ वॉशिंग के लिए ही होता है ना। पेपर इंडस्ट्री जैसे वुड पल्प को हमने वो किया था, ग्लास इंडस्ट्री में होता है, और सोप इंडस्ट्री तो सोप तो इसी से बनता ही है ना। तो ये डिफरेंट काइंड की इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे इनका यूज़ होता है। सेकेंडरी हम बात करें
तो सोडियम कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग में, सोडियम कंपाउंड्स मतलब कि ऐसे कंपाउंड जिसमें सोडियम अवेलेबल होता है, ठीक है ना। तो वॉशिंग सोडा में आप देखिए यहाँ पे Na2 सोडियम है, तो सोडियम के कोई भी कंपाउंड्स हमको बनाने हैं, जैसे कि बोरैक्स हो गया है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। थर्ड पे आइए, डोमेस्टिक यूज हो गया। डोमेस्टिक यूज मतलब कि क्लीनिंग, साफ सफाई के लिए, साफ सफाई करने के लिए अपने डोमेस्टिक यूज में भी हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। उसके नाम में ही वॉशिंग है तो समझ जाइए, घर में कुछ भी साफ सफाई करना है, गाड़ी धोना है, कपड़े धोना है, दुनिया भर के फर्श साफ करना है, सब जगह आप वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट है ये, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की जो हार्डनेस है उसको परमानेंटली खत्म करने के लिए भी हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। पानी की हार्डनेस क्या होती है आप समझते हो ना, दो टाइप का होता है, एक मीठा पानी और एक खारा पानी, है ना। हार्ड जो होता है मीठा पानी, खारा पानी मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे साल्ट मिले होते हैं, तो वो जल्दी उसमें झाग वगैरह नहीं बनता है। तो इसमें से हम जो हार्डनेस है उसको ख़त्म करना है, परमानेंटली हटानी है, तो हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। जो भी उसमें साल्ट मिले होते हैं वो रिएक्शन करके एक तरफ हो जाते हैं और जो पानी बचा हुआ है वो हमारा रिमूव हो जाती है उसमें से और वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ यूज़ हैं वॉशिंग सोडा के, इसको आप लोग देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी हमें पढ़ना है रिक्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। नाम से ही जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि हमको इसमें क्रिस्टल्स के बारे में कुछ करना है, मतलब हमको फिर से क्रिस्टल्स को प्रिपेयर करना है, बनाना है। बेसिकली क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं, तो उसमें कोई एक कंपोनेंट होता है, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, है ना, और साथ में क्या होता है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो कोई एक फिक्स कंपोनेंट हो गया, साथ में वाटर उसमें अटैच हो गया, ये दोनों चीज़ें मिल करके क्रिस्टल बनाती हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना। क्रिस्टल में केवल एक कंपोनेंट नहीं होता है, कुछ अमाउंट उसमें फिक्स्ड अमाउंट जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का भी होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस सम काइंड ऑफ सब्सटेंस मिल करके अटैच होकर के क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं बात करता हूं कॉपर सल्फेट की। तो CuSO4, इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 5H2O। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। ये CuSO4 केवल ये कॉपर सल्फेट है। जब इसके साथ ये 5H2O यानी कि पानी के 5 मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं, तो मिल करके ये बना लेता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है, और इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है 5H2O। अब यहाँ पे हमने ये 5H2O ही क्यों लिया, क्योंकि ये फिक्स होता है, क्योंकि ये फिक्स होता है। H2O की जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये फिक्स होते हैं, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट 5 मॉलिक्यूल्स को ही रख सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 5H2O किया है। यहाँ पे आप 6 नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आप 4 नहीं कर सकते हो, तो ये फिक्स है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो अब जो ये फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, ध्यान दीजिएगा, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये एक टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, नाम को समझने की कोशिश कीजिए। क्रिस्टलाइजेशन में जो वाटर यूज होता है, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 यूनिट ऑफ अ फॉर्मूला। किसी भी केमिकल कंपोनेंट के 1 यूनिट फॉर्मूला में, 1 यूनिट फॉर्मूला में जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स के फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिक्स्ड नंबर्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसमें 5 है। हमने अभी लास्ट वीडियो में एक देखा था, क्या देखा था, जिसमें हमने उसका वॉशिंग सोडा का किया था ना, सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। इसमें कितने हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका कितना है 10। ये 10 मॉलिक्यूल्स को अटैच कर सकता है, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स रह सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कैन बी प्रेजेंटेड हियर, है ना। तो ये हो गया हमारा क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है।
ठीक है ना। तो अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। अब देखिए क्रिस्टलाइजेशन के फायदे हम कैसे ले सकते हैं, किस तरीके से इसमें होता है। क्रिस्टल्स की ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपके पास ये लिखा हुआ है CuSO4.5H2O, ये क्या है, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। अब जब आप इसको गर्म करोगे तो गर्म करने पे देखते होगा ना चीज़ें क्या होती हैं, पिघलना शुरू हो जाती हैं। पता है ना आपको, किसी भी चीज़ को आप हीट करते हो तो वो चीज़ें क्या होती हैं, डिकम्पोज होना शुरू हो जाती हैं, पिघलना, मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप इसके कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करना शुरू करते हो तो ये पिघलने लगता है और इसमें से जो ये एक्स्ट्रा वाटर है ये बाहर निकलने लगता है इससे, है ना, और आपको मिलने लग जाता है CuSO4। बात समझ में आ रही है ना। इससे जो पानी है ये पानी इससे बाहर निकलने लगता है, क्रिस्टल्स उसके मेल्ट होने लगते हैं, ठीक है ना। तो ये मेल्ट हो गया और फिर उसके बाद सपोज आपने हीट करना बंद कर दिया, फिर से उसमें कुछ पानी डाल दिया, तो फिर से जब इसको पानी मिलेगा, H2O मिलेगा, तो वो फिर से 5 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर के क्या बना लेगा, .5H2O, और ये फिर से जो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट है वो बना लेगा। बात समझ में आ रही है। ये क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज होती है कि गर्म करने पे उनका जो पानी है वो बाहर निकलने लग जाता है, और अगर आप उसमें फिर से पानी डालेंगे तो फिर से वो पानी के साथ मिलकर के वापस से क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है, ठीक है ना। अब ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई है क्रिस्टल्स की। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, ठीक है ना। अब वो कैसे होता है आइए इसको हम समझते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, आपने सुना होगा कभी, है ना। जब किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है, कहीं पे हमको फ्रैक्चर हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में क्या होता है, बोलते हैं ना कि प्लास्टर चढ़ा हुआ है या प्लास्टर लगा हुआ है। वो प्लास्टर बेसिकली लगता कैसे है, क्योंकि हम जो नॉर्मली देखते हैं वो तो एकदम जमा हुआ रहता है पूरा। तो अब ऐसा तो नहीं कि वैसा कोई फिक्स स्ट्रक्चर या सांचा आता है और उसमें हाथ डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली वो एक पाउडर्ड फॉर्म में सब्सटेंस होता है, और उस पाउडर फॉर्म को वो फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा गीला करते हैं, मिक्स ऑफ करते हैं वाटर में, और फिर उसको ऐसे लगा दिया जाता है, और फिर आफ्टर सम टाइम वो एकदम से हार्ड हो जाता है ना। अब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैसे बनता है, ये हमको इसमें अभी अब समझना है। स्टार्ट करते हैं हम। तो एक चीज़ होती है जिप्सम, है ना। जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O, ये फॉर्मूला होता है जिप्सम का। आप इसमें देख सकते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वैल्यू कितनी है, 2 है, यानी कि इसमें से कॉपर कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो हम इस पूरे फॉर्मूले को बोलते हैं जिप्सम। अब आपको पता है कि जब किसी भी क्रिस्टल को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें से वाटर क्या होता है, डिसिपेट होना या बाहर निकलना शुरू हो जाता है। हमने इसको गर्म किया, कितने पे, 373 केल्विन पे, 373 केल्विन पे, ठीक है। केल्विन एक टेम्परेचर का ही यूनिट है, आप जानते होंगे, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिक्स टेम्परेचर लिया है सो दैट कि हमारे को इसमें से फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर ही बाहर निकालना है। ऐसे कुछ भी गर्म करेंगे तो पूरा पानी उड़ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे हम फिक्स टेम्परेचर लेते हैं सो दैट कि फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर ही इसमें से निकल पाए, ज़्यादा पानी ना निकल पाए, कुछ पानी हमको वहाँ पे चाहिए भी वहाँ पे, है ना। तो 373 केल्विन पे इसको हमने हीट किया, तो इसमें से क्या होता है, 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाता है, और बचता क्या है, CaSO4.5H2O। ध्यान दीजिए यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। CaSO4.2H2O ये होता है फॉर्मूला जिप्सम का। जिप्सम को हमने एक फिक्स टेम्परेचर पे गर्म किया है 373 केल्विन पे, सो दैट कि इससे फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर ही बाहर निकले। तो इस टेम्परेचर पे गर्म करने से क्या होता है, 1.5 मॉलिक्यूल इससे बाहर निकल जाते हैं, और बचता क्या है, CaSO4.2 में से 1.5 बाहर निकल गया, कितना बचा, हाफ H2O। ये जो चीज़ है बेसिकली इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, ये जो चीज़ है। और क्रिस्टल की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, गर्म करने पे उसमें से पानी निकलता है और फिर से पानी डाल दो वो फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो केमिकल नेम की हम बात करें, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। कैसे बनता है ये आपको समझ में आ गया है। अब ये होता है बेसिकली पाउडर्ड फॉर्म में। ये किस में होता है, पाउडर्ड फॉर्म में, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, पाउडर के फॉर्म में होता है। अब ये वहाँ पे रखा रहता है, इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब किसी की अगर हड्डी टूट गई तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से वाटर मिक्स करते हैं। आपको पता है क्या होने वाला है ना, इसमें फिर से
कॉपर कॉपर बोल रहा हूँ, वाटर मिक्स करते हैं। वाटर मिक्स करने के बाद थोड़ा सा जब वो मिक्सचर उसका बन जाता है तो टूटी हुई जगह पे हड्डी को सेट करके वहाँ पे ऐसे ऊपर से लगा देते हैं और पट्टी से उसे बांध देते हैं। वाटर इसमें जब मिक्स होता है तो ये फिर से रिक्रिस्टलाइन होना शुरू हो जाता है, जो हमने वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट में भी देखा था और यहाँ पे बीच में भी हमने उसको समझा है ना। तो जब इसमें से वापस से वाटर ऐड करोगे आप तो क्या बन जाएगा फिर CaSO4.2H2O। CaSO4.2H2O, ठीक है ना। वापस देखिए ये फिर से जिप्सम बन गया है, ठीक है। और ये एकदम फुल क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है, हार्ड हो जाता है ना। हार्ड होने से क्या होता है, अब वहाँ पे मूवमेंट खत्म हो जाता है, आप अपनी हड्डी को हिला नहीं सकते हो। तो ध्यान दीजिए, जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है बाय हीटिंग। अगर आप जिप्सम को हीट करेंगे, इसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर है जितना हमें निकालना है वो, क्योंकि जिप्सम क्या होता है फुल सॉलिड शेप में होता है, तो कोई चीज़ ऑलरेडी सॉलिड शेप में है तो उसको अपने मन से हम शेप नहीं दे सकते हैं, तो इसलिए इसमें से हमको एक्स्ट्रा वाटर निकालना पड़ेगा। इसको हमने गर्म किया तो हमें क्या मिल गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल गया। ये पाउडर्ड फॉर्म में होता है और इस पाउडर फॉर्म को हमने वाटर में मिक्स किया और टूटी हुई जगह पे लगा दिया। अपने मन से जो भी शेप देना है उसको हमने अपने मन मुताबिक शेप दे दिया और वाटर मिक्स करने के बाद ये वापस से जो अपना 1.5 मॉलिक्यूल्स निकाल दिया था वो फिर से उसमें से गेन कर लेता है और 2H2O लेकर के पूरा वो जिप्सम बन जाता है। यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका हो गया 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किस तरीके से वो चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पे हाफ H2 है, इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल्स को आधा करना है, मॉलिक्यूल तो फिर आगे आधा नहीं हो सकता ना, मॉलिक्यूल्स तो एक ही रहता है, ठीक है ना। तो हाफ का मतलब ये है कि CuSO4 के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक पानी को शेयर करते हैं, है ना। बट चूंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में हमको केवल, मैंने बताया था कि केवल 1 यूनिट फॉर्मूले पे ही बात करनी है ना, कि केवल 1 यूनिट का जो फॉर्मूला होता है उसमें कितना पानी लग रहा है। तो अब चूंकि 1 यूनिट में तो अब आधे पानी लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे हाफ लिया है। बाकी एक्चुअल सीन क्या होता है कि CuSO4 की 2 यूनिट रहती हैं और वो मिलके एक पानी का मॉलिक्यूल जो है उसको शेयर करती हैं, तो एक के हिस्से में कितना आया, हाफ आया, ठीक है ना। तो ये आप समझ सकते हैं किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं यहाँ पे। इसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो सबसे बड़ा यूज़ होता है अपने को हड्डियों को वो बनाने में, प्लास्टर लगाने में। दूसरा टॉयज बनते हैं, बहुत सारे खिलौने हैं, पाउडर है, पानी में मिक्स किया और अपने हिसाब से हाथी घोड़ा जो भी बनाना है खिलौने उसने बनाए और रख दिया, वो थोड़ी देर में क्रिस्टलाइन होकर के सॉलिड शेप में आ जाता है। मूर्तियाँ बनती है, आपने देखा होगा, सुना होगा कि POP की मूर्तियाँ हैं, है ना। तो POP की मूर्तियां भी बनती हैं, गणेश जी में होता है, दुर्गा जी में होता है, बहुत जगह पे हैं, और भी कुछ तरीके हैं, उसमें हम POP की मूर्तियां भी बनाते हैं। सरफेस को चिकना करना है, वहाँ पे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ होता है ना। उसको लगा के अपने सरफेस पे लगा दिया तो एकदम शाइनिंग सरफेस बन जाती है, चिकनी सी, और फिर वो हार्ड हो जाती है। तो ऐसे कुछ यूज़ होते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के। तो आप, आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे और आज हम अपना ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।